कल हमने बात की थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी बार बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ ऐसे लंबी सी, ताकि अपन दोनों ही डायग्राम को सेम में देख लें। तो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड थी एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक बार मैग्नेट को प्लेस करूं लाइक दिस, अगर इस तरीके से मैं एक नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को प्लेस करूं तो देखिए क्या होगा, नॉर्थ पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ एंड साउथ पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, एंड ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को वापस रीगेन करने की कोशिश करें। लेकिन अगर मैं इसके उल्टे ओरिएंटेशन में इसको रख देता हूं, कल अपन इस चीज की बात कर चुके थे, अगर इसके उल्टे ओरिएंटेशन में इसको रख दिया जाए नॉर्थ ऐसे और साउथ ऐसे, तो नॉर्थ पे आगे फोर्स लगेगा, साउथ पे पीछे फोर्स लगेगा एंड जो कपल है अभी भी क्लॉकवाइज रोटेट करवा के इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिविएट करा के और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एक नई पोजीशन में इसको ले आता है, जो कि आपको याद रखना है। सो एक पार्टिकल, एक बार मैग्नेट जब यहाँ पर मूव करे तो बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखने की वजह से उस पे नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगेगा, उसके साउथ पोल पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके नॉर्थ पोल में एक फोर्स लगता है, उसके साउथ पोल में एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस फोर्स के कारण होता क्या है कि नॉर्थ पोल पे फोर्स लगा, साउथ पोल पे फोर्स लगा एंड फोर्स के कारण मुझे देखने को ये मिला कि पार्टिकल पे रोटेशन आया। उस रोटेशन के कारण हम ये बता सकते हैं कि पोजीशन स्टेबल थी कि अनस्टेबल थी। स्टेबल कब होगी, जब वो वापस ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले। अनस्टेबल कब होगी, जब वो घूम के एक नई ओरिएंटेशन में चला जाए। जब वो घूम के एक नई ओरिएंटेशन में चला जाए तो अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, कितने बच्चों को कल की, ठीक है, रोटेशन में हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था एंड दैट फॉर्मूला वाज वर्क डन वाज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगल। अब अगर वर्क डन बहुत छोटा हो या जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो ये बन जाता है टाउ डी थीटा। क्या बन जाता है, टाउ डी थीटा। क्या बन जाता है, टाउ डी थीटा बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टाउ की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, एम क्रॉस बी होती है। सो एम बी साइन थीटा एंड डी थीटा की जगह डी थीटा रहने देते हैं। इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का माइनस कॉस हो जाएगा एंड दिस बिकम्स माइनस एम बी कॉस थीटा, और वी कैन से दैट दिस इज माइनस एम डॉट बी। ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया वो ये आया एंड हम जानते हैं कि किसी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पे जितना वर्क डन करवाया जाता है वही उसकी एनर्जी में चेंज लेकर आता है, वही उसकी एनर्जी में चेंज लेकर आता है। तो जो एनर्जी का चेंज है वो वर्क डन के बराबर होगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। So potential energy is equal to minus m dot b. There is no problem in it. There is no problem in it. Very 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 important thing. बताइए बेटा, ये चीज क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम डॉट बी, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। लेकिन जब मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो आर क्रॉस एफ यूज नहीं करते, एम क्रॉस बी यूज करते हैं। बताइए सभी, यस एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए मजेदार बात, अब देखेंगे मजेदार बात। मजेदार बात क्या है कि अगर मैंने थीटा ले लिया कितना, अगर मैंने थीटा ले लिया 0 डिग्री, ठीक है, अगर मैं थीटा को ले लेता हूं 0 डिग्री, अरे थीटा अगर 0 ले लिया तो देखो यहां पर पुट करो ऊपर वाले फॉर्मूले में थीटा को 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बन गया वो माइनस एम बी बन गया। अगर मैं थीटा ले लूं 180 डिग्री तो कॉस 180 हो गया -1 एंड पुट करते ही मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी बन गया प्लस एम बी। अरे सुनो,
भाई थीटा 180 कब होगा? तो ये ध्यान से देखिए, अभी देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक मोमेंट, जब मैग्नेट नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइंड है, जब नॉर्थ पोल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में अलाइंड है, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, थीटा 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -mb। कल बताया था मैंने ये चीज, कल आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि जब हम पोटेंशियल एनर्जीज की बात करते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जीज की बात करते हैं, तो आप यहां पर एक सिंपल सी चीज को देखिए। अरे वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि भाई आपने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 जब पुट करेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, जो है -mb। जब आप थीटा को 180 पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास +mb निकल के आता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास +mb निकल के आता है, विच इज +mb का मतलब क्या हो गया? जो कि ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है, नेगेटिव वैल्यू 0 कम होती है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब देखने को मिली? स्टेबल में। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब देखने को मिली? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। 3 नंबर में आपसे पूछा था, एक्सप्लेन करके बताइए। 3 नंबर से आपसे पूछा था, एक्सप्लेन करके बताइए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा चुका है। आपसे एग्जाम के अंदर 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा सेम चीज आप लोगों ने एक जगह और पढ़ी है, मुझे कौन बता सकता है क्लास के अंदर कि सर ऐसी ही सेम चीज हमने एक जगह और पढ़ी थी, कहां थी? उसके बारे में कनेक्शन बनाएंगे, फिर अपन देखेंगे आगे की तरफ। बताइए कौन बता सकता है ऐसी सेम चीज पढ़ी है, 12th क्लास में ही पढ़ी है? ठीक है, मयंक, मयंक बता सकते हो? बताओ बेटा, अनम्यूट करो, बताओ। डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, ऐसी सेम चीज, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्मूले, एग्जैक्ट सेम लॉजिक, एग्जैक्ट सेम सब कुछ। कहां पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था। अरे डाइपोल को जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो एंगल 0 दिखता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। बिल्कुल, आयुष किच्चर को भी आता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अरे जब डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लगा दिया तो उस जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम दिखा, और उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट में लगा दो, 20 उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री एंड इक्विलिब्रियम हो जाएगा अनस्टेबल। बना देता हूं यहां पर, फॉर्मूले को कंपेयर कर लेते हैं, ध्यान से देखो, तुम लोग सारी चीजें बड़े आराम से खुद ही कंपेयर कर लोगे, इतने तो समझदार हो ही सारे के सारे। 2-3 बच्चों को तो आता भी है क्लास में ये चीज, आता तो सभी को है, पढ़ते नहीं। 2-3 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। आयुष में काफी चेंज है पिछले साल से, अच्छी बात। आयुष में काफी चेंज है, रेगुलर क्लासेस यू आर डूइंग एंड यू आर गिविंग आंसर्स आल्सो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो मैंने ये 2 डायग्राम बनाए हैं, एक में मैंने पॉजिटिव चार्ज को आगे रखा है, एक में पॉजिटिव चार्ज को पीछे रखा है। देखिए, एक के अंदर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और एक में डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक में थीटा है 0 डिग्री, एक में थीटा है 180 डिग्री। एक में थीटा है 0 डिग्री, एक में थीटा है 180 डिग्री। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बनेगी -PE, एक की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बनेगी +PE। ये एग्जैक्ट सेम चीज आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखी। अब मेरे को एक बात बताओ कि सर अगर वो चीज याद है तो ये तो बहुत ही आराम से याद है, कि सर अगर वो चीज याद है तो ये तो बड़े ही आराम से याद है। इसका मतलब मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जैक्ट सेम है बेटा, एग्जैक्ट सेम। अगर वो फॉर्मूले आपने याद कर लिए ना, वो कॉन्सेप्ट याद कर लिए, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे।
बताइए सबको ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? कर चुके हो। यहां पे मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा कौन मुझे बता सकता है क्लास के अंदर कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हु कैन गिव मी द आंसर? कौन मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन बता सकता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यस, ढाका जी बताएंगे क्लास में। यस बताइए। Sir, number of electric field lines passing through a surface. बिल्कुल परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे एक एरिया में से कितना फील्ड लाइन पास होकर निकलता है उसी को तो हम कहते हैं फ्लक्स। अब यहां पर देखिए, मान लो मेरे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ऐसे ऐसे। अब मैंने क्या किया, इस फील्ड को एक पर्टिकुलर, इस फील्ड को के अंदर मैंने एक एरिया को ऐसे रख दिया, एक सरफेस को ऐसे रख दिया। अब इस सरफेस को देखा जाए तो बेटा ये रहा सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये बना दिया अपन ने एरिया वेक्टर, ये बना दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सब कुछ। मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी बनाया, मैंने एक एरिया भी बनाया, उस एरिया के परपेंडिकुलर मैंने वेक्टर भी बनाया। अब आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, कोई भी बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है। मान लीजिए मेरा जो हाथ आपको दिख रहा है, दिस इज द सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है और सरफेस के परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है। तो हम कौन सा परपेंडिकुलर लेंगे भाई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो दोनों तरफ हो सकता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने एक सरफेस बनाया, परपेंडिकुलर तो इस तरफ भी है, परपेंडिकुलर तो पीछे भी है, परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ है, परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ है। क्या दिक्कत है इसके अंदर? फिर कौन सा एरिया वेक्टर हम यहाँ पर चूज करेंगे? कौन मुझे बता सकता है? एक पर्टिकुलर सरफेस के एक तरफ भी परपेंडिकुलर आता है, दूसरी तरफ भी परपेंडिकुलर आता है। आई एम आस्किंग कि विच एरिया वी विल कंसीडर टू कैलकुलेट द फ्लक्स? हु कैन गिव मी द आंसर? यस, कौन मुझे बता सकता है कि कौन सा एरिया हम कंसीडर करेंगे फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए? यस आयुष बताइए। सर बार वाला लेंगे क्योंकि कॉस्ट थीटा लेना होता है इसमें। बिल्कुल सही है, शायद बिल्कुल सही है। हम ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की हम उसमें लें। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं आप कोई भी लो, मैं कहता हूं आप कोई भी लो, एनी एरिया, कोई भी एरिया आप कंसिडर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यू कैन कंसिडर एनी पर्टिकुलर एरिया, देयर इज नो डाउट इन इट, नो प्रॉब्लम इन इट। कोई भी एरिया आप कंसिडर करिए, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आधे क्वेश्चन को तो आपने एक एरिया से सॉल्व कर दिया और आधे क्वेश्चन को दूसरे एरिया से कर रहे हैं। ऐसा मत कर देना। आप कोई भी एक एरिया कंसिडर करो, कोई भी एक एरिया वेक्टर कंसिडर करो, दैट इज अप टू यू। लेकिन जो आप कंसिडर कर रहे हैं, आप थ्रू आउट पूरे के पूरे क्वेश्चन में वही चीज कंसिडर होगी। ऐसा नहीं होगा आधा आप किसी और से सॉल्व कर देंगे और आधा आप किसी और से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, cos थीटा लेना होता है, आयुष ने अपने बताया, बिल्कुल सही बात है। तो देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल देखो थीटा है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता था इंटीग्रेशन E डॉट dA, या फिर हम बोलते थे E डॉट A। ऐसे ही हम दूसरे को देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी हमारे पास फॉर्मूला आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन B डॉट dA और फिर B डॉट A।
कुछ नहीं है, ई की जगह बी कर दो और वही सेम डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस the number of field lines passing through a particular surface, किसी भी एक सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं, उसी को ही हम यहाँ पर फ्लक्स कहते हैं। उसी को हम यहाँ पर फ्लक्स कहते हैं, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज। चलिए अब देखिए फ्लक्स के बारे में तो अपन को बात समझ में आ गई। मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम फ्लक्स कब होता है, उसके केसेस देखते हैं और फिर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। केस नंबर फर्स्ट मुझे क्या कहता है, मैक्सिमम फ्लक्स का केस। मैक्सिमम फ्लक्स का केस, अब देखिए मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब फॉर्मूला देखेंगे तो बनेगा ई ए कॉस थीटा। जब फॉर्मूला देखते हैं तो क्या बनता है, ई ए कॉस थीटा बनता है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे क्रॉस बन जाएगा और कॉस आ जाएगा आगे। अब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 0 डिग्री पे। इसका मतलब अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, अगर जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर बैठा है, अगर जो सरफेस है वो इसके परपेंडिकुलर बैठा है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए तो क्लियर सी बात है, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। थीटा अगर मेरे पास 0 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे मैक्सिमम, ये लो पुट कर दो, 5b इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, और वी कैन से दिस इज बी ए। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अरे बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है। अब आप बोलोगे सर मिनिमम फ्लक्स कब होगा, तो बेटा जब थीटा 90 डिग्री होगा। सो केस नंबर 2 मिनिमम फ्लक्स। अरे कौन सा फ्लक्स, अरे मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स में क्या होगा, ये लो ये बना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये लो ये बना हमारे पास हमारा सरफेस। लेकिन ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस अगर बना दिया तो गलत हो गया ना। हम क्या करेंगे, सरफेस को पैरेलल रख देंगे इस पर, जिसकी वजह से सरफेस वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसी वैल्यू पुट करूंगा 5b इज इक्वल टू बी ए cos 90 एंड cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 5b की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। 5b की वैल्यू भी क्या हो गई है, 0 हो चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। बेटा सिंपल सीधी सी चीज है, याद रखनी है। क्या याद रखनी है, याद ये रखना है कि भाई अगर आपका जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आपको निकालनी है तो एरिया वेक्टर 90 फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। बताइए ये चीज याद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ऐसा चीज आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा होगा, बताइए सभी यार। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारे पास आता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या आता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
मुझे ये बताइए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कौन बता सकता है क्लास के अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड क्लोज सरफेस, ऐसा कुछ बात की होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है? कोई बता सकता है? पूरी लाइन तो मैंने बोल दी है, आपको इंग्लिश में बतानी है बस। कोई बता सकता है क्या? एनीवन? Flux associated with any closed surface is directly proportional to Q enclosed by epsilon naught. बिल्कुल आयुष, बताओ बेटा। सर चार्ज enclosed by a closed surface upon epsilon naught. बिल्कुल सही बात है। एक क्लोज्ड सरफेस से कितना चार्ज अंदर बैठा है, Q enclosed by epsilon naught अगर निकाल लिया तो वही फ्लक्स है उसके थ्रू। ठीक है, ये आप पढ़ते थे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स की। अब बेटा ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके आसपास मैंने क्लोज सरफेस मान लिया स्फेरिकल, ये लो क्लोज सरफेस स्फेरिकल। अब जो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, ध्यान से देखो। देखो आपको दिख रहा है कि क्लोज स्फेरिकल सरफेस तो मेरे पर बना लिया है। फील्ड लाइंस जब मैंने यहाँ पर बनाई तो फील्ड लाइंस को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि सर या तो फील्ड लाइन सरफेस को काटती नहीं है, अंदर ही रह जाती है, और जो काटती है वो फील्ड लाइन घूम के वापस अगर एग्जिट कर रही है तो एंटर भी जरूर कर रही है। आप ध्यान से देखिए, एक फील्ड लाइन तो आपको दिख रही है कि सर ये तो कभी सरफेस को काट के बाहर आती नहीं है, दैट मींस ये तो एसोसिएटेड ही नहीं। और जो बची हुई फील्ड लाइन है, ध्यान से देखो, वो हो सकता है सरफेस को काट के बाहर निकल रही हो लेकिन पीछे से वापस एंटर भी कर जाती है। सो दोस फील्ड लाइंस जो सरफेस को एग्जिट कर रही है वो वापस एंटर भी कर रही है। अरे समझो बात को, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक ये है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है कि फ्लक्स एसोसिएटेड, कौन सा फ्लक्स बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड with any closed surface is always zero। कुछ नहीं है वहां तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ तो जीरो है, इतना याद रखना। क्यों जीरो है? क्योंकि सर जो फील्ड लाइन थी या तो वो सरफेस को कट करके बाहर जाती नहीं है, एंटर एग्जिट होती नहीं है, या तो जो फील्ड लाइन है वो एग्जिट होती है और पीछे से वापस एंटर कर जाती है, फिर एग्जिट होती है, पीछे से वापस एंटर कर जाती है। अगर फील्ड लाइंस हैं तो वो फील्ड लाइंस या तो एग्जिट होकर एंटर कर जाती है या तो वो सर्किट को एग्जिट करती ही नहीं है, पूरे के पूरे क्लोज सरफेस के अंदर ही रहती है। ठीक है, दिस लॉ इज नोन एज गॉस's लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस लॉ इज नोन एज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बताइए बेटा, क्या ये क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताइए बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। इट्स वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे पूछा जाता है? आपसे एग्जाम में आ जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रूव दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो आप बोलोगे सर क्योंकि जो जितना फ्लक्स एग्जिट करता है उतना वापस एंटर कर जाता है, इसलिए नेट जीरो है, या तो फ्लक्स एग्जिट करता ही नहीं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका रीजन ये। अब चार्जेस में क्यों एग्जिस्ट कर जाते हैं? चार्ज अलग अलग होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज अलग मिलता है, नेगेटिव चार्ज अलग मिलता है, लेकिन नॉर्थ पोल अलग से थोड़ी ना मिलता है। अगर मिलता तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्लोज सरफेस से कुछ ना कुछ रहता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अलग से मेरे को नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं दिखते, अलग से नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं दिखेंगे तो यार क्लियर हो गई ना बात। तो यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई? कि भाई अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग से नहीं दिख रहे, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मोनोपोल्स अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है वो वापस से एंटर कर जाएगा डाइपोल होने की वजह से।
और मैं लास्ट में एक फाइनल लाइन लगाता हूं यहां पर, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, दोबारा सुनो, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, या फिर बोलूं मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज जीरो ऑलवेज। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, याद रखना है ये चीज। बता दो यहां तक बात सबको क्लियर है कि नहीं? बहुत भयंकर चीज है ये, एग्जाम में आती है, बोर्ड में है, और आएगी पता है कितने नंबर से? 2 से 3 नंबर में आएगी। वाइवा में पूछते हैं, वाइवा में बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, बाहर से एक्सटर्नल आएगा, तो तुमसे पूछेगा अच्छा बताइए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि सर फ्लक्स एसोसिएटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड क्लोज सरफेस से हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि सर जितना मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते नहीं है, डाइपोल ही करते हैं, तो जितना फ्लक्स एग्जिट करता होता है इंटर कर जाता है और नेट जीरो हो जाता है। यहां तक बात सबको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग हैंड रेज करके बता दीजिए यस बेटा, फटाफट, फास्ट बेटा। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं बंद, आज अपन इतना ही करेंगे। मैं अब देखना चाहता हूं